के एक बड़े हिस्से में लागू ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी विवादों के घेरे में आ जाता है। और वैसे भी यहाँ का जो समाज है वो परंपरागत रूप से ठाकुर ब्राह्मण जैसी ऊंची दर्जे में गिनी जाने वाली जातियों से बना हुआ है। इसलिए तो होता यूं है कि 9 नवंबर 2000 के दिन अलग राज्य बनने के समय उत्तराखंड के हिस्से में यूपी के समय से चिन्हित कुल 59 ओबीसी जातियां आती हैं। आधार पर एनडी तिवारी सरकार के समय पहले गोरखा, फिर विनहारी, रवाल्टा, जौनपुरी समुदायों को ओबीसी का लाभ दिया गया, यानी कि उनका ओबीसी में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने खुद को तब पिछड़ा श्रेणी में रखे जाने का विरोध किया था। इस उत्तराखंड में इन दिनों जौनसारी समुदाय को मिले एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर बहस चल रही है। इस बहस में एक सवाल तो यह उठाया जा रहा है कि मूल रूप से ठाकुर और पंडित जैसी जातियां कैसे एसटी आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं। लेकिन देखा जाए इस तरह तो जौनसार का एसटी आरक्षण ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक बड़े हिस्से में लागू ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भी विवादों के घेरे में आ जाता है। दरअसल उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण अब आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय समुदाय के आधार पर दिया जा रहा है, जिसमें जाति के बजाय समुदाय को आधार बनाया जाता है। इस तरह एक जिले की किसी खास तहसील या पट्टी में निवासरत सभी जातियों को उस समुदाय में रखते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है। नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं और आज के इस प्रोग्राम में हम उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण के इसी फार्मूले को समझने का प्रयास करते हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि आरक्षण किस रूप में दिया जाता है और इसके मानक क्या हैं। तो होता यूं है कि 9 नवंबर 2000 के दिन अलग राज्य बनने के समय उत्तराखंड के हिस्से में यूपी के समय से चिन्हित कुल 59 ओबीसी जातियां आती हैं, जो उस वक्त ज्यादातर मैदानी जनपदों में ही निवासरत थी। इसी आधार पर तब उत्तराखंड में ओबीसी का जो आरक्षण का कोटा है वो 14% तय किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जैसे जैसे यहां सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ने लगे तो लोगों को आरक्षण के लाभ भी नजर आने लगे। इस तरह ओबीसी आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के गर्भ से निकले उत्तराखंड राज्य में ओबीसी आरक्षण की मांग दिनों दिन तेज होती चली गई और खासकर उन पर्वतीय जिलों में ओबीसी की मांग तेज होने लगी जहां अब तक ओबीसी जातियां थी ही नहीं। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि ओबीसी जातियों की पहचान किस आधार पर किया जाए, क्योंकि यहां मंडल कमीशन ने पहले यह काम नहीं किया था और वैसे भी यहाँ का जो समाज है वो परंपरागत रूप से ठाकुर ब्राह्मण जैसी ऊंची दर्जे में गिनी जाने वाली जातियों से बना हुआ है। इसलिए राज्य की पहली निर्वाचित सरकार के समय ही उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण को जाति के बजाय समुदाय आधारित कर दिया गया। इसी आधार पर एनडी तिवारी सरकार के समय पहले गोरखा, फिर विनहारी, रवाल्टा, जौनपुरी समुदायों को ओबीसी का लाभ दिया गया, यानी कि उनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया। यहां यह भी सवाल खड़ा हुआ कि समुदाय को किस आधार पर चिन्हित किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने संबंधित जिले के खास हिस्से में निवासरत एससी और एसटी समुदाय को छोड़कर सभी जातियों को उस समुदाय में शामिल करने का रास्ता निकाला ताकि कोई विवाद ना हो और कोई भी लोग इससे छूटे नहीं। इसके लिए विस्तृत सर्वे, जन सुनवाई के बजाय ओबीसी आयोग की संस्तुति को ही पर्याप्त माना गया, यानी कि कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई अलग से अध्ययन नहीं हुआ और इसी आधार पर फिर राज्य कैबिनेट किसी भी समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान कर देती है। इस तरह क्षेत्र और समुदाय के आधार पर बाद में धारचूला तहसील के सभी लोगों को अनुवाल, टिहरी जिले में प्रतापनगर तहसील के सभी लोगों को फिकवाल, पौड़ी जिले में राढ़ क्षेत्र की 8 पट्टियों और जोशीमठ तहसील के लोगों को पैनखंडा समुदाय में शामिल करते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया गया। इस तरह इन क्षेत्रों में निवासरत सभी ऊंची जातियों के लोग ऑटोमेटिक तरीके से ओबीसी में शामिल हो गई, चाहे वो किसी ब्राह्मण रही हों या ठाकुर जातियां रही हों, सभी ओबीसी में आ गई है। यहां यह भी जानना दिलचस्प है कि पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के अनुवाल समुदाय में 142 उपजातियां शामिल हैं। इसमें जोशी, तिवारी, बहुगुणा, रावत, नेगी, भंडारी जैसी ऊंची दर्जे की जातियां भी शामिल हैं। इस तरह उत्तराखंड में अब ओबीसी जातियों की वर्तमान संख्या वो 90 तक पहुंच गई है और यदि इसमें समुदाय के भीतर आने वाली उपजातियों को भी गिन लिया जाए तो यह आंकड़ा 500 के पार जाना तय है। इस तरह उत्तराखंड में अब स्थिति यह है कि
नोटियाल, जोशी, बहुगुणा, रावत, भंडारी, नेगी जैसी जातियां कुछ क्षेत्रों में ओबीसी हैं, तो ठीक उसके बगल के क्षेत्रों में उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया है। यह बात और है कि उनके रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं एक जैसी हैं। यही नहीं, इन जातियों के बीच रोटी बेटी के रिश्ते भी पहले की तरह बने हुए हैं, यानी कि उसमें ओबीसी का दर्जा मिलने से कोई बदलाव नहीं आया है। उत्तराखंड में समुदाय आधारित आरक्षण का असर यह भी हुआ है कि अब उत्तराखंड में ओबीसी आबादी की कुल हिस्सेदारी 30% तक पहुंच चुकी है। हाल ही में संपन्न नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में इसी संख्या बल के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया गया। इस कारण आने वाले समय में उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण की जो सीमा है वो 14% से आगे जानी तय है। इसके लिए हमें आगामी जनगणना के साथ होने वाली जातीय जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करना होगा। इससे उत्तराखंड में ओबीसी राजनीति भी नए सिरे से शुरू हो सकती है, जबकि अभी यहां ओबीसी राजनीति उतनी प्रभावी नहीं है। हालांकि सबके बावजूद उत्तराखंड में समुदाय आधारित ओबीसी आरक्षण किसी मजबूत कानूनी बुनियाद पर टिका हुआ नजर नहीं आता है। यही कारण है कि उत्तराखंड गठन के बाद राज्य की ओबीसी जातियों की लिस्ट में शामिल ज्यादातर उपजातियों को अब तक सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है, यानी कि केंद्र सरकार ने उनको ओबीसी नहीं माना है। इस कारण उत्तराखंड में समुदाय आधारित ओबीसी जातियों को केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में अब भी उत्तराखंड से 78 जातियों को ही जगह मिल पाई है, जबकि हम बता चुके हैं कि यहां कुल 90 जातियां राज्य में ओबीसी चिन्हित की गई हैं। चलते चलते आपको एक जानकारी और देते जाएं कि 70 के दशक में जब केंद्र सरकार ने देश भर में ओबीसी जातियों को चिन्हित करने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया था, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने खुद को तब पिछड़ा श्रेणी में रखे जाने का विरोध किया था। इस कारण उस वक्त के उत्तराखंड में या वहां उस वक्त का जो यूपी का पर्वतीय क्षेत्र था वहां ओबीसी जातियों को चिन्हित ही नहीं किया जा सका, जबकि उस वक्त उत्तराखंड के लगभग सभी पर्वतीय जिले आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने के बिल्कुल पात्र थे। जानकारों का मत है कि तब उत्तराखंड के सभी लोगों को ओबीसी का लाभ मिल सकता था, लेकिन जातीय अभिमान के चलते तब उत्तराखंड का समाज इस अवसर को चूक गया। तो उम्मीद है आपको उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया और इसके क्या नियम हैं ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे की पड़ताल तथ्यों के साथ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते एक अपील यह भी कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।